Hello students, good evening all of you. This side again your host and host CA Romil Jan and I welcome you to my YouTube channel CA Romil Jan. तो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज वाले वीडियो के अंदर। और जो वीडियो का टाइटल है वो ऑलरेडी आप देख चुके हो कि अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट कैसे बनाना है फॉर सेशन 2021। आप लोगों के मेरे पास रेगुलर बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि सर प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, और इवन जो मेरे पास ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी एक गाइडेंस देना था मेरे को प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। तो एंटायर इस वीडियो के अंदर मैं जो टॉपिक कवर कर रहा हूं वो यही कवर कर रहा हूं कि हाउ यू नीड टू प्रिपेयर अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट एज पर लेटेस्ट सीबीएसई गाइडलाइन। मैं आपको यहां पर जो भी चीजें बताऊंगा वो आपका एज पर लेटेस्ट सीबीएसई गाइडलाइन जो 2021 के हिसाब से उस हिसाब से बताऊंगा। एंड स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे आपको पूरा प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना है, वो पूरा आपको इस वीडियो के अंदर पता लग जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी आप लोगों ने मेरा पहली बार आपने वीडियो देखा है तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि आई एम फ्रॉम उदयपुर सिटी और आपको 12th क्लास का सारे के सारा कंटेंट टीएस ग्रेवाल का मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाके मिल जाएगा। एवरी चैप्टर हैव बीन कवर्ड और लगभग पूरा का पूरा कोर्स मैं अपने चैनल पे करवा चुका हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको अगर और कुछ गाइडेंस चाहिए या कुछ चैप्टर्स बाकी हैं तो मैं आप लोगों को अभी सून वो अपलोड कर दूंगा। बच्चों आप इसके अलावा अकाउंटेंसी में से जो भी चीज इवन इन कॉमर्स आप कोई भी वीडियो चाहते हो मुझसे तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को कमेंट करके बताना सो दैट आई विल गेट अपडेटेड। अब मैं आ जाता हूं जो आज का वीडियो का मेरा टॉपिक है जिसके अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं हाउ यू नीड टू प्रिपेयर अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं, आप सब लोगों को बेसिक पेपर पैटर्न का तो आइडिया है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका अकाउंट्स का बोर्ड के अंदर और जिसके अंदर 80 मार्क्स आपका प्योर प्रैक्टिकल पेपर कवर प्योर थ्योरी पेपर होगा जो आपको सेंटर पे जाके देना होगा। रिमेनिंग 20 मार्क्स स्टूडेंट जो रिमेनिंग 20 मार्क्स हैं उसके अंदर अगर आप ढंग से प्लान करो तो 20 में से 20 सिक्योर करना बहुत आसान काम है। अब वो जो रिमेनिंग 20 मार्क्स है सबसे पहले आप उसका ब्रेकअप समझ लो कि वो कैसे ब्रेकअप है। तो बच्चों जो आपका रिमेनिंग 20 मार्क्स है उसका ब्रेकअप कैसे है, तो जो 20 मार्क्स है मैं आज इसकी बात करने वाला हूं। 20 के अंदर इसके अंदर 3 पार्ट में बोर्ड के हिसाब से ब्रेकअप है आपका। जो रिमेनिंग 20 मार्क्स है उसके अंदर आपका 3 पार्ट का ब्रेकअप है। उसके अंदर 20 के अंदर जो पहला 12 मार्क्स है फिर मैं डिवाइड करता हूं 4 मार्क्स एंड अगेन डिवाइड करता हूं 4 मार्क्स। तो ये जो 12 मार्क्स है ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा स्कूल के अंदर, मतलब ये आपको बोर्ड की कॉपीज के अंदर जो आपका बुक नंबर 3 है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें 12 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा 1 आवर का जो आपके स्कूल में आपका सेंटर पे नहीं जिस स्कूल में आप लोग पढ़ते हो उस स्कूल में जाकर आपको देना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल। और इसका जो कोर्स करिकुलम होता है वो नॉर्मली 3rd बुक का होता है जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड, अगर मैं इस 4 मार्क्स की बात करता हूं तो बच्चों ये जो 4 मार्क्स है दिस इज फॉर वाइवा, ये आपके वाइवा के हिसाब से होते हैं। बट ये ध्यान रखना ये जो 12 मार्क्स में आपका प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस रहेगा ना उससे एक्सटर्नल पे एक इंप्रेशन पड़ जाता है वाइवा का। तो ये 12 मार्क्स बिल्कुल अच्छे से करना क्योंकि ये कॉपी सारी बोर्ड को सेंड होती है। 4 मार्क्स का जो वाइवा है दैट इज नॉर्मली टेकन बाय एक्सटर्नल इन द फ्रंट ऑफ इंटरनल एग्जामिनर। रिमेनिंग 4 मार्क्स जो है दैट इज अलॉटेड टू सीबीएसई फॉर प्रोजेक्ट फाइल। अब है ना इस साल आप बहुत लकी इनफ हो क्योंकि बोर्ड ने प्रोजेक्ट फाइल का बर्डन बहुत कम कर दिया है। इस साल सिलेबस भी कट डाउन कर दिया है 30% और प्रोजेक्ट फाइल का बर्डन भी काफी हद तक कम कर दिया है। क्या लेटेस्ट गाइडलाइन है बोर्ड की प्रोजेक्ट फाइल के हिसाब से वो वाला पूरा चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। अब अगर मैं बात करता हूं प्रोजेक्ट फाइल की तो मैंने पता है काफी बार ये देखा है बच्चे इतना ज्यादा टाइम किल कर देते हैं प्रोजेक्ट फाइल बनाने के अंदर, वो पता नहीं कि उसके अंदर क्या क्या ड्राइंग बना रहे हैं या क्या क्या अलग अलग तरह के चित्र बना रहे हैं या उसको इतना कलरफुल प्रेजेंट कर रहे हैं। स्टूडेंट सबसे पहले ध्यान रखना आपको प्रोजेक्ट फाइल प्रेजेंट करनी है, यू आर नॉट टेकिंग पार्ट इनटू एनी ड्राइंग कॉम्पिटिशन। तो इसलिए आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल होनी चाहिए वो उसका आपको मेन ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन बिल्कुल सिस्टमैटिक होना चाहिए एंड इट शुड लुक अ प्रॉपर फॉर्मल प्रोजेक्ट फाइल। अब सबसे पहले बात आती है प्रोजेक्ट फाइल लेनी कौन सी है। तो बच्चों आप मार्केट से कोई भी फाइल खरीद सकते हो, अराउंड 50 पेजेस की आपको मार्केट में फाइल मिल जाएगी जिसमें 1 साइड ब्लैंक पेजेस होते हैं और 1 साइड लाइनिंग वाले पेजेस होते हैं। अगर आप वो वाली फाइल परचेज करते हो दैट इज अ वेरी परफेक्ट फाइल और बिल्कुल फॉर्मल प्रेजेंटेशन लगता है उस फाइल का। आपको कोई ड्राइंग फाइल नहीं लेनी ब्लैक कवर वाली, आपको एक नॉर्मल अच्छी सी फाइल खरीदनी है। उसके आगे जो आपके स्कूल के एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट आपको स्कूल इशू करेगा आपको वो लगाने हैं। अब अगर मैं बात करता हूं प्रोजेक्ट बनाना कैसे हमको, क्या हमको प्रोजेक्ट के अंदर करना है और क्या सीबीएसई गाइडलाइन है, तो स्टूडेंट इस साल बोर्ड ने प्रोजेक्ट फाइल के अंदर बहुत अच्छा एक अमेंडमेंट किया है और वो अमेंडमेंट से आपका एक बहुत बड़ा रिलीफ हो गया है। बच्चों मैं आपको फिर बोल रहा हूं ये जो 4 मार्क्स हैं ये आपके फ्री के मार्क्स हैं।
बट फ्री के मार्क्स से और कम टाइम में, जैसा मैं आपको वीडियो बनाऊं, वीडियो के अंदर बता रहा हूं, आपसे वो काम अच्छे से कर लेना, आपके 4 में से 4 मार्क्स पक्के हैं। आप मेन फोकस करना इस 12 मार्क्स पे, और जो 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा उसमें आप टाइम इन्वेस्ट करना, रेदर देन इन्वेस्टिंग एटलीस्ट। आप बच्चे क्या करते हैं पता है, इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर 10-10, 15-15 दिन इन्वेस्ट करके पूरी रात रात भर प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई सेंस नहीं है उस चीज का। आपको एग्जैक्टली एज पर सीबीएसई गाइडलाइन प्रोजेक्ट बनाना है। आपको कभी एक्सटर्नल आके ये नहीं पूछेगा कि आपने इसके अंदर ये ड्राइंग क्यों नहीं करी, या ये क्यों नहीं करा, या आपने अननेसेसरी चीजें पेस्टिंग क्यों नहीं करी। अब अगर मैं आता हूं प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर, तो बच्चों आप एक चीज ध्यान रखना, जैसे हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट फाइल की, तो प्रोजेक्ट फाइल के अंदर बोर्ड ने इस बार क्या किया है, नॉर्मली अभी तक क्या होता था, बच्चों को 2 तरह के प्रोजेक्ट बनाने होते थे, मतलब लास्ट ईयर तक क्या होता था, और अब इस साल से क्या चेंज है वो पूरा मैं आपको समझा रहा हूं। अब क्या होता था बच्चों, लास्ट ईयर तक बच्चों को 2 तरह के प्रोजेक्ट बनाने होते थे, जिसमें क्या होता था, जो प्रोजेक्ट होता था वो 2 पार्ट में बनता था। ये लास्ट ईयर का था, एक तो होता था कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट और एक होता है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। मेरी बात फिर से ध्यान देना, लास्ट ईयर तक क्या होता था, जो पिछले साल तक बच्चे, मतलब अगर आप 2020 के अंदर बोर्ड एग्जाम दे रहे होते तो आपको 2 तरह के प्रोजेक्ट बनाने होते एक ही फाइल के अंदर, एक तो होता था कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट और एक होता है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। अब कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट क्या होता है, जिसके अंदर आपको पर्टिकुलर कोई भी एक क्वेश्चन लेना है, जिसके अंदर उस क्वेश्चन का आपको जर्नल बनाना है, ट्रेडिंग बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, लेजर बनाना है, और अप टिल बैलेंस शीट पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। अभी बोर्ड ने जो लेटेस्ट गाइडलाइन इशू करी 30% रिडक्शन इन सिलेबस के बाद, बोर्ड ने यहां पर इस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट की नीड कट कर दी है। मतलब अब अगर आप इस साल 2021 के अंदर एग्जाम देने हैं, तो सबसे बड़ा एक रिलीफ आपको मिला है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। मतलब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लेना है 11th क्लास का जिसके अंदर आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, वो आपको नहीं करना है। वो 11th क्लास में आप ऑलरेडी कर चुके हो और वो 11th क्लास के अंदर खत्म हो चुका है। तो सर हमको करना क्या है, तो बच्चों आपको जो करना है वो मेन करना है, आपको बनाना है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। मेरी बात फिर सुनना, अगर आप एग्जैक्टली एज पर बोर्ड गाइडलाइन की बात करूं, तो बोर्ड की गाइडलाइन ये बोलती है आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। आपको कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, आपको स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना है। अब स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को भी बोर्ड ने काफी हद तक काफी बेनिफिट दे दिया स्टूडेंट्स को। अब क्या क्या बेनिफिट दिया है और कैसे आपको स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना है, तो बच्चों स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में आपको कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी सेलेक्ट करना है। मेरी बात फिर सुनना, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर यू नीड टू सेलेक्ट एनी जॉइंट स्टॉक कंपनी, और वो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। आप कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो एज पर योर चॉइस, ठीक है ना। बट यहां पर यह ध्यान रखना, आप जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी सेलेक्ट करो, आपका काम इजी हो, मैं आपको वही चीज बताऊंगा। आप बच्चे अननेसेसरी का बर्डन नहीं करना है इसके अंदर। आपको कौन सी कंपनी सेलेक्ट करनी है जिसका आपका आसानी से काम हो जाएगा। आप ये ध्यान रखना, जब भी आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेलेक्ट नहीं करोगे, आपको ऐसी कोई लिस्टेड कंपनी सेलेक्ट करनी है जो शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हो। और कोशिश ये करना कि आप कोई सर्विस इंडस्ट्री चूज ना करो। सर्विस मतलब कोई ऐसी कंपनी चूज मत कर लेना जो बैंकिंग में एंगेज है, इंश्योरेंस कंपनी में एंगेज है, या एयरटेल हो गया, या जियो हो गया, या मतलब कोई ऐसी कंपनी जिसका गुड्स बनाने का काम नहीं है, जिसका मेन काम है सर्विसेज प्रोवाइड करना। स्टूडेंट रिमेंबर दिस थिंग कि द कंपनी दैट यू आर सेलेक्टिंग शुड बी दैट कंपनी, उससे आपका काम इजी हो जाएगा। ऐसा नहीं बैंकिंग इंश्योरेंस अलाउड नहीं है, बट बैंकिंग इंश्योरेंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बिल्कुल पैटर्न अलग होता है, जो शायद आपने अभी तक 12th लेवल तक नहीं पढ़ा होगा। तो इसलिए बेटर है आप जब कोई कंपनी सेलेक्ट करो तो सेलेक्ट दैट कंपनी विच डील्स इन टेंजिबल आइटम, जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करती हो। कोई टायर कंपनी हो गई, कोई मोबाइल कंपनी हो गई, कोई फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई, कोई वॉच मेकिंग कंपनी हो गई, एनी कंपनी, कॉफी मेकिंग कंपनी हो गई, टी मेकिंग कंपनी हो गई, एनी कंपनी जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, आपको वो सेलेक्ट करोगे तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। अब जब आप कोई कंपनी सेलेक्ट करो, अपना प्रोजेक्ट फाइल के अंदर स्टार्टिंग 3 के 4 पेज तो आपको एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट उसके हिसाब से हो जाएंगे, जो आपका स्कूल आपको गाइड कर देगा कैसे आपको करने। वॉट एवर कंपनी यू सेलेक्ट, आप जैसे मान लो अज्यूम करो आपने MRF कंपनी सेलेक्ट करा। अब MRF हमको पता है टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल में आप जब प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करोगे तो यह ध्यान रखना आपको कॉम्प्रिहेंसिव तो बनाना ही नहीं है। यू नीड टू स्टार्ट डायरेक्टली विद द कंपनी। अज्यूम करो आपने MRF कंपनी को सिलेक्ट किया। अब MRF कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले स्टार्टिंग के 3 से 4 पेज आप MRF कंपनी का एक ब्रीफ प्रोफाइल दे देना।
मतलब आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो एमआरएफ कंपनी का एक ब्रीफ प्रोफाइल इंडिकेट कर देना कि कंपनी कितने साल से काम कर रही है, कंपनी का क्या विजन है, कंपनी के कौन सीईओ हैं, कंपनी के कौन सीएफओ हैं, डायरेक्टर्स क्या है, कंपनी कहां कहां वर्क कर रही है। बेसिक 3 से 4 पेज में अपने कंपनी का पूरा एक इंट्रोडक्शन पार्ट देना है पूरा। और इसके साथ आपका जो ब्लैंक पेपर है, ये तो आप लाइन वाले पेपर के अंदर दे दोगे, और यहां पे मैं ये अज्यूम कर रहा हूं आप जो फाइल यूज कर रहे हो वो वन साइड ब्लैंक है और वन साइड लाइनिंग वाली है, तो उस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं। तो वन साइड पे क्या करना है आपको, एमआरएफ कंपनी का आपको मान लो लोगो लेके निकाल लो, या एमआरएफ कंपनी के कोई भी पुराने एड्स हो या पुराना कोई भी कोटेशन हो, आपको गूगल के अंदर इमेजेस करके मिल जाएगा। तो कम से कम 3 से 4 प्रिंट आउट आप स्टार्टिंग के पेजेस पे जब कंपनी का प्रोफाइल बनाए तो ब्लैंक पेज पे उसका प्रिंट आउट ले लें, कुछ इंपॉर्टेंट लोगोज या कंपनी के कोई भी कोटेशंस का, और उसको प्रिंट आउट लेकर के उसको पेस्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अज्यूम करो आपने एमआरएफ के बाद कोई और कंपनी सिलेक्ट करी, तो ये सारी कंडीशन उस दूसरी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है ना। अब उसके बाद आपको, क्योंकि 2021 है, तो हर कंपनी अपना लगभग लास्ट ईयर तक का फाइनेंशियल डेटा पूरा प्रेजेंट कर चुकी है। अगर आपने एमआरएफ कंपनी सेलेक्ट करी है तो आप गूगल पे टाइप करेंगे एमआरएफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर 2019-20, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 2021 का तो अब पब्लिश होगा, तो लास्ट ईयर के डेटा पे हमको प्रोजेक्ट बनाना है। अब आप उस कंपनी के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी का आपको ट्रेडिंग मिल जाएगा, कंपनी का आपको पीएनएल मिल जाएगा, और कंपनी की आपको बैलेंस शीट एज इट इज आपको गूगल के ऊपर मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड कर लें। अब जो भी कंपनी आपने सेलेक्ट करी है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब जब आप डाउनलोड करोगे ना, तो ये ध्यान रखना आपको 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेंगे। नॉर्मली सारी कंपनियां, मतलब ये वैसे ही कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि जब भी कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करती है तो हमेशा उसको 2 साल के डेटा प्रेजेंट, मिनिमम 2 साल के, कुछ कंपनियां 3 या 4 साल के प्रेजेंट करती है, बट ये इंश्योर करना कि आप जो भी डेटा ले रहे हो वो एटलीस्ट से एटलीस्ट 2 साल का होना चाहिए। मतलब एक तो 19-20 का होना चाहिए और एक 18-19 का होना चाहिए, जिससे आप कंपैरिजन इजीली कर पाओगे। तो वो डेटा आपको एज इट इज गूगल से एक्सट्रैक्ट करके डाउनलोड कर लेना है, और उस कंपनी का ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट कर देना है 18-19 और 19-20 का, ठीक है ना। वो लाइनिंग वाली साइड पे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है आपको। उसके बाद आती है अब बोर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, तो अब बोर्ड की रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर आपको 3 तरह के एनालिसिस करने होते हैं। मेरी बात फिर सुनना, मैं आपको फिर समझा रहा हूं। आपको कोई भी कंपनी सेलेक्ट करनी है, उसका ब्रीफ प्रोफाइल स्टार्टिंग के 3 से 4 पेज में लिखना है। वंस यू हैव कंप्लीट विद योर इंडेक्स, एक्नॉलेजमेंट एंड ऑल दी सर्टिफिकेट, अब जब आप स्टार्ट करोगे आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी कंपनी आपने सेलेक्ट करी, 3 से 4 पेज में कंपनी का पूरा ब्रीफ, हिस्ट्री, बैकग्राउंड, आगे का फ्यूचर विजन, कंपनी के डायरेक्टर्स वो लिखना है। उस कंपनी के कोई भी अच्छे लोगोज या कंपनी के कोटेशंस प्रिंट आउट करके आपको पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद कंपनी का आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको कंपनी का ट्रेडिंग निकालना है, पीएनएल निकालना है और बैलेंस शीट निकालनी है, और वो कम से कम आपको 2 साल की, नॉर्मली आप जब सर्च करोगे गूगल पे आपको 2 साल की मिल जाएगी, ठीक है ना। और हो सकता है 3 साल या 4 साल की भी मिले, बट मिनिमम 2 साल की तो हमको लेनी ही है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि 2 साल कंपनी को प्रेजेंट करना ही पड़ेगा डेटा। अब उसको कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको यह ध्यान रखना है कि जब मैं बात करता हूं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की, तो बोर्ड क्या कहता है कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर ये तीनों चीज करने के बाद, ट्रेडिंग बना लिया, पीएनएल बना लिया, बैलेंस शीट बना ली, उसके बाद आपको 3 तरह के एनालिसिस करने होते हैं। लास्ट ईयर तक तो होता था कि तीनों एनालिसिस कंपलसरी होते थे, बट इस साल बोर्ड ने बुलाया है कि हमको 3 तरह के एनालिसिस में, मैं आपको तीनों एनालिसिस बताता हूं कौन कौन से करने होते हैं। एक तो होता है रेशियो एनालिसिस, एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक होता है सेगमेंट एनालिसिस, ठीक है ना। नॉर्मली सेगमेंट एनालिसिस का भी बहुत ज्यादा बच्चों को आइडिया होगा नहीं, क्योंकि उनका 12th क्लास के अंदर करिकुलम है नहीं है, ठीक है ना, ये आप हायर लेवल पे पढ़ोगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं सेगमेंट एनालिसिस तो आप स्किप कर देना। बोर्ड आपको रिक्वायरमेंट है बोर्ड की, पिछले साल तक होता था तीनों एनालिसिस करने होते थे, बट इस साल बोर्ड ने ये बोला कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो तो हर कंपनी का एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, बट अब जब आप एनालिसिस करोगे तो ये ध्यान रखना इन तीनों में से कोई भी एक टॉपिक का एनालिसिस आपको करना है। कोई भी एक्सटर्नल आपको आके ये नहीं बोलेगा कि आपने रेशियो क्यों करा, कैश फ्लो क्यों नहीं किया या सेगमेंट क्यों नहीं करा। ये योर चॉइस, बोर्ड ने क्लियर बता रखा है, ये बच्चे की चॉइस है। ही कैन ईदर गो फॉर रेशियो, ही कैन ईदर गो फॉर कैश फ्लो, ही कैन ईदर गो फॉर सेगमेंट एनालिसिस। एज अ टीचर मेरा आपको सजेशन है, डोंट पिक सेगमेंट एनालिसिस। ये आपको टफ रहेगा, कभी आपसे एक्सटर्नल ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको थोड़ा सा टफ रहेगा उसको फाइट करना। सबसे इजी काम है ईदर गो फॉर रेशियो और कैश फ्लो एनालिसिस।
लेकिन मेरा अगर फर्स्ट प्रायोरिटी बोलूं तो मैं आपको बताता हूं रेशियो एनालिसिस सबसे इजी है, क्योंकि ये चैप्टर एक नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, आप लोग पढ़ चुके हो। अब जब मैं बात करता हूं रेशियो एनालिसिस की, तो इसके अंदर कैसे करना है बच्चों, जैसे मैंने बात किया रेशियो, अब आप क्या करो, जो आपने बैलेंस शीट और वो सब बनाया है उस हिसाब से आप कोई भी 6 रेशियो सेलेक्ट कर लो। अब आप लोगों ने रेशियो एनालिसिस का चैप्टर पढ़ा होगा, तो रेशियो के अंदर कोई भी 6 रेशियो, जिसमें हो सकता है लिक्विडिटी रेशियो हो, सॉल्वेंसी रेशियो हो, इन्वेंट्री रेशियो हो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कम से कम 5 से 6 रेशियो के 2 साल की कैलकुलेशन कर लीजिए आप। बेस्ट है जब से इंपॉर्टेंट रेशियो लेना, जिसमें एक तो लिक्विडिटी रेशियो आ जाएगा, एक करंट रेशियो आ जाएगा, एक क्विक रेशियो अपने को निकालना ही है, ठीक है ना। फिर आप डेट इक्विटी रेशियो ले सकते हो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ले सकते हो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो ले सकते हो, नेट प्रॉफिट जीपी रेशियो। ये कुछ रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है जो आपके लिए कैलकुलेशन में इजी भी रहेगा, और ये रेशियो को आपको दोनों साल का डेटा आपको प्रेजेंट करना है। वंस यू हैव कैलकुलेटेड द रेशियो कैलकुलेट करने के बाद आपको उस एनालिसिस के हिसाब से, आपने जो रेशियो कैलकुलेशन किया उस हिसाब से आपको अगले पेजेस पे, मतलब आपने इनकम स्टेटमेंट बना लिया, ट्रेडिंग बना लिया, बैलेंस शीट बना ली, उसके अगले पेज पे आप हेडिंग लगाओगे रेशियो एनालिसिस। रेशियो कैलकुलेशन में कम से कम 5 से 6 रेशियो निकालोगे, दोनों साल का, जितने साल ले रहे हो उन दोनों साल का रेशियो निकाल लेना। वो होने के बाद अब आपको ने जो रेशियो निकाले उसके ऊपर आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है, सबसे पहले एनालिसिस में आपको एक तो ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ में आप कोई भी ग्राफ सेलेक्ट कर सकते हो, यू कैन ईदर ड्रॉ अ हिस्टोग्राम, एक बार ग्राफ बना सकते हो, एक पाई डायग्राम बना सकते हो, सिंपल 2 साल का रेशियो के हिसाब से। अगर आप टीएस ग्रेवाल बुक फॉलो कर रहे हो या डीके गोयल कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, अगर आप उसके लास्ट पेजेस पे जाके प्रोजेक्ट वर्क देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा हमको ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन के बाद अब आपको और जो रेशियो आपने सेलेक्ट किए उसके दोनों साल के डेटा के हिसाब से आपको ग्राफ बनाना है। अगर 3 साल के डेटा है तो 3 साल के हिसाब से हमको ग्राफ बनाना है। ग्राफ में आप कोई भी ग्राफ सेलेक्ट कर सकते हो, यू कैन ईदर गो फॉर पाई डायग्राम, बार डायग्राम, लाइन डायग्राम, जो भी लगता है यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द ग्राफ। गेटिंग माय पॉइंट। ग्राफ कोशिश करना अगर ब्लैंक पेज पे बनाओगे तो दैट वुड लुक गुड एंड मोर अप्रोप्रिएट। ग्राफ बनाने के बाद मैंने आपको बताया ग्राफ कैसे बनाना है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ग्राफ का बेसिक आइडिया नहीं होगा, तो आप ग्रेवाल के अंदर पीछे जाकर के देख सकते हो, उसने रेशियो के सारे ग्राफ प्रॉपर वे में बना रखे हैं, उसको आप देखोगे तो आपको प्रॉपर वे में आइडिया लग जाएगा। उसको बनाने के बाद हमको एनालिसिस के ऊपर कमेंट देना है हमारा कि क्या क्या कंपनी का चेंज है। अब एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूं कमेंट कैसे करना है। अज्यूम करो आपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाला। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपने 2 साल का लिया। फर्स्ट ईयर मान लो कंपनी का 20% था और इस साल कंपनी का 25% हो गया, तो आपका कमेंट इस तरह आएगा कि द जीपी रेशियो जो कंपनी का लास्ट ईयर 20% था इंडिकेट करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80% हुआ, बट इस साल कंपनी ने अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव किया है, डायरेक्ट एक्सपेंस कम किए और कंपनी का जीपी रेशियो इंप्रूव हुआ। ये मैं इस अजम्पशन बता रहा हूं, कंपनी का मान लो लास्ट ईयर जीपी रेशियो 20% है, इस साल 25% हो गया। एक और एग्जांपल बताता हूं, मान लो करंट रेशियो है। अज्यूम करो लास्ट ईयर कंपनी का करंट रेशियो 3:1 था और इस साल 2:1 हो गया। तो आपका कमेंट किस तरह आएगा इसके एनालिसिस के ऊपर कि कंपनी ने लास्ट ईयर अपना, आपको यह भी पता है स्टैंडर्ड करंट रेशियो 2:1 है, यह आपने पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है, हर रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस है। अब कंपनी का जो लास्ट ईयर करंट रेशियो 3:1 था, इसका मतलब कंपनी 3 टाइम्स करंट एसेट मेंटेन कर रही थी एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटी। इस साल कंपनी ने अपने आप को इंप्रूव किया और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे लेकर आई है जो 2:1 है, ठीक है। ऐसे ही मान लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मान लो लास्ट ईयर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2 टाइम्स था, इस साल 6 टाइम्स हो गया है। अब इसका मतलब क्या था, 2 टाइम्स था मतलब कंपनी साल में 6 महीने में इन्वेंट्री रोटेट करती थी, 12/2 करके लग जाएगा पता, और इस साल 6 टाइम्स इन्वेंट्री टर्नओवर आ रहा है मतलब 12/6 2 मंथ्स हो गया। तो कंपनी का सेलिंग फास्ट हुआ है, इन्वेंट्री का रोटेशन फास्ट हुआ है। ये कुछ एक बेसिक एग्जांपल मैंने आपको बताया, जिस तरह आपको वो ग्राफ बनाने के बाद जो आपने ग्राफ बनाया उसके बाद ऐसे एनालिसिस के आपको कमेंट लिखने हैं सारे रेशियो के ऊपर। आई बात समझ में। अगर आप ये सोचते हो कि सर हमको रेशियो नहीं करना है, हमको कैश फ्लो करना है, तो बच्चों आपको उस कंपनी का फिर ये वाला पार्ट नहीं करना है, आपको कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बनाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है, नॉर्मली हर कंपनी अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रेजेंट करती है। आप वो कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी के डायरेक्टली जब इनकम स्टेटमेंट डाउनलोड करोगे आप एज इट इज कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। उस कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से फिर आपको एनालिसिस रिपोर्ट देनी होगी, कंपनी ने कैश कैसे यूज किया, कंपनी का कैश कितना था, लास्ट ईयर कंपनी का कैश का फ्लो क्या था, कैश का क्या इनफ्लो था। पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, फिर उस केस में ध्यान रखना आपको रेशियो कैलकुलेशन की नीड नहीं है, कोई भी तीनों में से एक ही करना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को करने के बाद आपको उसको एनालिसिस कमेंट देने, कम से कम 1 पेज का एनालिसिस कमेंट होना चाहिए। वो भी आपको टीएस ग्रेवाल में अंदर पूरा मिल जाएगा कि बेसिक कंपनी कहां कैश यूज कर रही है।
आई बात समझ में? तो ये एक बेसिक सेगमेंट वाला पार्ट मैं कवर नहीं कर रहा हूं, मेरा जनरल सजेशन रहेगा डोंट कवर सेगमेंट एनालिसिस, आपको वो टफ रहेगा तो सेगमेंट को आप स्किप कर दीजिए। तो दो चीज पे फोकस करिए, पहला प्रायोरिटी रेशियो एनालिसिस के ऊपर कमेंट करो या कैश फ्लो पे, बेटर है रेशियो सेलेक्ट करो, सबसे इजी काम हो जाएगा आपका। तो बच्चों ये पूरा एंटायर वीडियो था कि हमको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट का क्या ध्यान रखना है और हाउ यू नीड टू प्रिपेयर द एंटायर प्रोजेक्ट टू सिक्योर एंटायर 4 आउट ऑफ 4 इन योर प्रोजेक्ट फाइल। मैं होप करता हूं आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट अभी भी अगर आपके कुछ डाउट्स है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कर देना, या मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उस पर व्हाट्सअप करके मेरे को सेंड कर सकते हैं। आप और भी कोई वीडियो चाहते हैं मुझसे अदर देन कि हाँ सर मैं सब्जेक्ट कंटेंट तो पढ़ा ही रहा हूं, बट आप चाहते हैं कि सर और आप ये थ्योरी क्वेश्चन बनाओ, या और भी अगर आपको कुछ भी वीडियो की नीड हो तो मेरे को आप जरूर कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूंगा उसको जल्द से जल्द आपके सामने प्रेजेंट करूं। ठीक है, तो विद दिस होप आई बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू।